Hello everyone, this is Priya Ranjan and you are watching me at Photon Physics, the Physics Man। और हमने जैसे आपसे वादा किया था कि हम लोग एक एपिसोड लेके आएंगे, वीडियो का सीरीज लेके आएंगे जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस होगा। हर एक वीडियो में 3-3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस का 15 या 10 या 15-15 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे हर एक वीडियो में। तो पहला ये लॉन्ग वीडियो शूट हो रहा है जिसका हमने नाम दिया था गागर में सागर। अगर 10 क्वेश्चंस लॉन्ग होगा और 40 या 45 के आसपास शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, इतना भी रिवाइज कर लेते हो। अब बच्चों को लगता है सर 10 लॉन्ग, ये 10 लॉन्ग में बहुत सारा चीज़ है, तुम देखे हुए हो, याद किए हुए हो। शॉर्ट क्वेश्चन में कहता 45 शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है। तुम देखो तो उसमें 50% तुम्हें ऑलरेडी याद होगा। इतना कर लेना है और इसके लिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला शीट रिवाइज करते जाना है, रिकॉल करते जाना है। कुछ आलतू फालतू आएगा उसमें उसमें उससे डरने की बात नहीं है। 70 क्वेश्चन दे रहा है, उसमें से सिर्फ आपको 35 करना है। चलो तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला गॉसेस लॉ। तो ये जो गॉसेस लॉ है सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा गॉसेस लॉ है। एंड इट्स प्रूफ। तो गॉस लॉ और इसका प्रूफ देखना है कि गॉस लॉ कहते किसको है और इसके बाद इसका प्रूफ देखना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अनुसार किसी बंद सतह से नेट फ्लक्स का जो मान होगा उस सतह के अंदर बंद आवेश मान लेते आवेश Q है, तथा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? गॉसेस लॉ। तो अगर आपसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज गॉसेस लॉ, तो आप लिखेगा अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इनक्लोज चार्ज टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से संबंधित फ्लक्स का कुल मान उस सतह के अंदर बंद आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर। हम लोग क्या लिखते हैं कि जब हमें प्रूफ करना हो, गॉसेस थ्योरम हो गया। अब कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें याद रखेंगे, एक बार पूछा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन एंड प्रूफ द स्टेट एंड प्रूफ द गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या समझते हो, तो सिंपल लिखना है कि इट इज द measurement of number of field lines passing through particular surface area. It is the measurement of number of field lines passing through particular surface area perpendicularly. Mathematically, it is the dot product of electric field and area vector. किसी सतह से लंबवत रूप से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बताने वाले भौतिक राशि को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गणितीय रूप से यह विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के अदिश गुणनफल के या डॉट गुणनफल के बराबर होता है। चलो ठीक है, हम लोग प्रूफ देखते हैं। गॉस लॉ का प्रूफ बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक आर्बिट्री सरफेस लीजिएगा, इसके अंदर एक चार्ज रख दीजिएगा और यहाँ से r डिस्टेंस पे जाके, कितना डिस्टेंस पे जाके, r डिस्टेंस पे एक स्मॉल एरिया कट कीजिएगा और इस स्मॉल एरिया के एरिया वेक्टर को dA एरिया वेक्टर लीजिएगा। सॉरी। इसके बाद ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। कहानी आपको लिखना है कि माना कि ये सिंपल सतह है जिसके अंदर एक क्यू आवेश बंद है। इस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर या सदिश, एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश लिया गया है जो बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड एंगल 0। इतना कहानी करना है। अच्छा, अगर इतना कहानी हमें याद नहीं है सर, याद नहीं हो पा रहा है, तो भी उपाय है। आप सिंपल कहिएगा चित्रानुसार, चित्र के अनुसार, चित्र लेकिन बनाने आना चाहिए, डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। अब गॉस लॉ प्रूफ करना है, तो किसी भी लॉ को प्रूफ करने के लिए हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का LHS क्या है? गॉस लॉ का सिंपल सा LHS आपको याद रखना है। तो नेट फ्लक्स है, LHS क्या है? नेट फ्लक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको नेट फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट
डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। हम लोग वैल्यू लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में ई डी ए और कॉस थीटा। कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी ए को डी ए रहने देंगे और ए कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। के हमारा कांस्टेंट है, क्यू हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। आर हमारा कांस्टेंट नहीं है, याद रखना। आर कैसे नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ का आर और यहाँ का आर बराबर नहीं है, सिमेट्रिक सतह नहीं है, समरूप नहीं है। अब लिखेंगे सिंस डी ए बाई आर ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सॉलिड एंगल। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। सॉलिड एंगल के बराबर होता है तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर जो हम लोग एलएचएस कर रहे हैं, इंटीग्रेट क्या क्या बाहर था? के बाहर था, क्यू बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई ए हो जाएगा डी ओमेगा। क्या बन जाएगा? डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब छोटा छोटा एंगल। तो किसी बिंदु के चारों तरफ सतह में टोटल कोण का मान होता है 2 पाई 360 डिग्री, और किसी बिंदु के चारों तरफ स्पेस में पूरा 3D में एंगल अगर पूछा जाए तो होता है 4 पाई या 720 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? छोटा छोटा एंगल मिलके कंप्लीट एंगल। तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए क्यू और ए 4 पाई, छोटा छोटा एंगल मिलके कंप्लीट एंगल। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आरएचएस ऑफ गॉसेस लॉ, आरएचएस ऑफ गॉसेस लॉ। एक हमारा 5 नंबर वाला प्रूफ हो गया। लेकिन इसकी कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम, मतलब इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि सिर्फ गॉसेस लॉ और इसका गॉसेस लॉ पूछा जाएगा, इसका प्रूफ नहीं। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी पूछ लेगा। तो प्रूफ के साथ एप्लीकेशन नहीं पूछता है, पूछेगा तो स्टेट द गॉस लॉ, गॉस प्रमेय को लिखें और फाइंड द, तब उसका एप्लीकेशन। तो एनसीईआरटी का 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन को हमको याद रखना है। एनसीईआरटी का ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, 3 एप्लीकेशन है और तीनों एप्लीकेशन को याद रखना है, और बहुत आसान है याद रखना, कोई टफ बात नहीं है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन गॉसेस लॉ में भी ऐसा नहीं कि गॉस लॉ का यही प्रूफ हो गया काम खत्म, नहीं। आपको एप्लीकेशन अनुप्रयोग भी याद रखना है। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग। दूसरा तरीका से गॉस प्रमेय ही दूसरा तरीका से आपको पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि अनंत लंबाई के तार के कारण, या किसी चालक के नजदीक, या बिंदु आवेश के कारण, तीनों में से पूछ सकता है। तो सबसे पहले अनंत लंबाई की तार देखते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 बहुत आसान है। एक ऐसा वायर है जिसकी लंबाई इन्फिनिटी है। इसकी लंबाई कितनी है? इन्फिनिटी, बहुत बड़ा है। और तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के वजह से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू पता करना है कि ई का वैल्यू क्या होगा। कितना डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। कौन सा सतह का? गॉसियन सतह का। और ये जो गॉसियन सतह होना चाहिए वो सिलिंड्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिलिंड्रिकल। ऐसा सिलेंडर बना लीजिएगा, नीचे भी इस तरह का एक सिलेंडर बना दीजिएगा, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इस इनफाइनाइट वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। इनफाइनाइट वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा। अब सिंपल बताइए हमें गॉस लॉ के थ्रू, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, तो गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉस के प्रमेय के अनुसार, क्या है गॉस का प्रमेय? कि नेट फ्लक्स जो होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो सिंपल नेक्स्ट स्टेप में फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, आपको क्या कर देना है? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, हमारे पास 3 एरिया होगा। मान लेते हैं हमारे पास पहला एरिया ये डी ए 1 है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। दूसरा एरिया वेक्टर यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमारा डी ए बाहर के तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर के तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर के तरफ, तो थीटा कितना हो गया यहाँ? 0 डिग्री। और ऊपर वही कहानी होगा, डी ए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ए, एंगल कितना? 90 डिग्री। एंगल कितना? 90 डिग्री। तो हम 3 स्टेप में एरिया लिखेंगे, कहानी खत्म। लिखेंगे E1 डी ए कॉस
90 डिग्री एक में। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू डी ए कॉस 0 डिग्री, और एक में इंटीग्रेशन ऑफ ई 3 डी ए कॉस 90 डिग्री, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं इधर स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये करना है। इसके बाद cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, सिर्फ क्या बचेगा ई डी ए, कहानी खत्म, इसके बाद कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट पेज पर स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे ही आप इसके बाद वाला कहानी कीजिएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर यूनिफॉर्म है बाहर कर दीजिए, डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, बस कहानी खत्म। ई कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर पहले से मान लेंगे एल है, इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज को हम लोग लिखेंगे लेमडा इंटू एल। ऐसे कैसे, तो लेमडा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल, तो हम लोग लिखेंगे लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एल से एल कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा स्केलर फॉर्म में, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर, आर को बाद में लिखेंगे। इसी को अगर लिखना पड़े तो ऐसे भी लिखते हैं 2 के लेमडा बाई आर। इसी को लिखना पड़े तो हम लोग कैसे लिखते हैं 2 के लेमडा बाई आर, क्योंकि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक प्रूफ हुआ गॉसेस लॉ का, किसकी वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट और इस सबको प्रैक्टिस करना है, 10 क्वेश्चन बताएंगे, सबको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। 10 क्वेश्चन, पहले 19 क्वेश्चन गेस किए थे, अब फिर से वापस उसको कम कर दिए, 10 क्वेश्चन गेस किए हैं। कम से कम इस 10 क्वेश्चन को 10 दिनों में एकदम से अच्छे से कर लेना है। अच्छे से कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो फॉर्मूला याद है, तो 25 ऑब्जेक्टिव में डिट्टो बनेगा। रही बात 10 ऑब्जेक्टिव का, इसके लिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना चाहिए, नोट्स वोट्स पे कमांड करना चाहिए, आराम से बनेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोट्स पे कमांड है 35 का 35, 70 में तुम 55 लगाते हो, साधारण स्टूडेंट 70 में 55 लगाता है, और जो बच्चा थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है उसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा एप्लीकेशन पूछना होगा तो पूछेगा कि नहीं, अब बताइए एक कंडक्टर के नजदीक एक चालक है, उसके नजदीक बताइए। तो चालक सतह, तो सिंपल आपको इस तरह का सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसे लेना है, और माना कि जाना कि लिखना है, चित्रानुसार लिखना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई। तो बताइए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ से, गॉसेस लॉ से शुरुआत करेंगे। देख रहे हैं थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है प्रॉपर कि नहीं। चलो अगर ब्लर आ गया होगा बेटा तब तो वैसे ही वीडियो अपलोड होगा, उतना हमारे पास टाइम नहीं है, मेहनत नहीं है, उनके बारह आप बनाएं, थक गया है मन। चलो ठीक है, ब्लर नहीं आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अगर गॉस लॉ की हम बात करेंगे तो क्या कहता है, सिंपल सा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स में यहाँ पर 3 सरफेस है, एक लिखेंगे ई डी ए, सॉरी ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तुमने कहा कि सर अपने मन से कुछ कुछ कर दे रहे हैं, हमने कहा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना 0। यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस है तो हम लोग डी एरिया कंसिडर करेंगे, ए डी ए बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना 90 डिग्री। अब तुम्हें पता है सर वहां पर डी और यहाँ पर ए प्लेन सरफेस एरिया है तो एरिया ए लेंगे, और अगर कर्व होगा तो डी ए लेते हैं। चलो तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो गया 0। ई ए कितना, ये 2 कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिख सकते हैं 2 इंटू ई इंटू एरिया
और चार्ज, देखो चार्ज को कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। जैसे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू आएगा कंडक्टर सरफेस के एकदम से, कंडक्टर सरफेस के आसपास क्या आएगा, सिंपल से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एन कैप डाल देना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये इनफाइनाइट शीट के वजह से होगा, किसके वजह से, इनफाइनाइट शीट जो हमारा एनसीईआरटी पढ़ाया है। अगर यहीं कंडक्टर होता है तो उसमें दोनों को क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है, और कंडक्टर में हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आधा अब प्लस आधा मिलके पूरा हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये सिर्फ इनफाइनाइट शीट के लिए है, किसके लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये दो एप्लीकेशन पॉइंट चार्ज के लिए होगा तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, के क्यू बाई आर ए स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है, उतना टाइम पास हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक हमारा गॉसेस लॉ खत्म हो गया। अब गॉसेस लॉ के बाद बायोट-सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है। कौन सा लॉ इंपॉर्टेंट है, बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ को भी देखते हैं, कौन से लॉ को, बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। ऐसे बायोट-सावर्ट लॉ को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये एपिसोड आ गया है तो लॉन्च करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बायोट-सावर्ट लॉ बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन चलिए एक बार फिर से दिखाते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ किसे कहते हैं, बायो-सावर्ट का नियम किसे कहते हैं। बायो-सावर्ट का नियम कहता है कि यहाँ से स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखना पड़े तो डीबी किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये वायर कैरी कर रहा है करंट आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड पॉइंट। इन चारों को जब हम कंबाइन करेंगे तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस साइन को हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती के चिन्ह को, तो डीबी इज इक्वल टू आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, कॉन्स्टेंट हम लोग गुना कर देते हैं, डायरेक्ट के डैश के बदले लिख दे रहे हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डीबी, ये है आपका बायोट-सावर्ट लॉ। अब सर लॉ कैसे देंगे, तो सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू एलिमेंटल या स्मॉल करंट कैरिंग वायर डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैरिंग करंट आई डीएल एंड साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी मीडियम वाले, किसी धारावाही चालक तार के छोटे से सूक्ष्म एलिमेंट, छोटे से नहीं सूक्ष्म तत्व डीएल के कारण आर दूरी पर स्थित मैग्नेटिक फील्ड डीबी विद्युत धारा आई एलिमेंट डीएल तथा साइन थीटा के समानुपाती होता है एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही बायो-सावर्त का नियम कहते हैं। सिंपल लिख लेना है, उसके बाद एक करना है। सर इसमें ऐसा नहीं पूछता इतना में 5 नंबर देगा, नहीं, ये तो हमारा 2 नंबर या 2.5 नंबर के बात है। इसका एप्लीकेशन होता है, इसमें 2 तरह का एप्लीकेशन होता है। एक एप्लीकेशन बहुत आसान है, अगर सेंटर पर निकालना है, किस पर निकालना है, सेंटर पे, बहुत आसान है। तो सेंटर वाला का पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, एक्सिस वाले के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन हम दोनों देख लेंगे, सेंटर भी देख लेंगे और एक्सिस भी देख लेंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेंटर तो बहुत आसान है, तो ना बहुत निकाल देते एकदम आसान। देखो ये सर्कल है और इसका रेडियस आर है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लीजिए और यहाँ पर डीबी लिखना शुरू कीजिए। डीबी का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आई, करंट आई बह रहा है, डीएल, एंगल दोनों के बीच क्या होगा, साइन 90 डिग्री, आर और डीएल के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है सेंटर पर, बी सेंटर, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे डीबी को, बस इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेशन आई डी एल साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर निकाल दीजिए, आई बाहर निकल गया, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, और तुम बताओ डीएल का इंटीग्रेशन मतलब छोटा छोटा लेंथ मिलकर टोटल लेंथ होगा
टोटल लेंथ कितना होगा 2 पाई r। तो बोलो ये 4 पाई 2 पाई से 4 पाई कट कैंसिल होगा 2। फॉर्मूला बी का क्या आ गया म्यू नॉट छोड़ रहे हैं ये म्यू नॉट ये रहा म्यू नॉट सब जगह म्यू नॉट छूट गया था कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा बोल जल्दी से म्यू नॉट आई अपॉन एक आर से आर कैंसिल करना है 2r। देखो तो ये पूछेगा 5 नंबर फिर से देखो रिकैप करा देते हैं आपको इशू ना हो। डीबी लिखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए एक बार। डीबी लिखना बहुत आसान है डीबी लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई डी एल और साइन थीटा के बदले कितना लिखेंगे साइन 90 डिग्री अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर ही माने। अब बी एट सेंटर निकालना है बी एट सेंटर थोड़ा सा उसको इधर स्क्रॉल करते हैं हाँ बी एट सेंटर निकालना है तो बी एट सेंटर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी डीबी का इंटीग्रेशन कर देंगे डीबी इंटीग्रेशन क्या है तो म्यू नॉट है आई है डीएल है साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1 4 पाई आर स्क्वायर। जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दीजिए म्यू नॉट कांस्टेंट है आई कांस्टेंट है 4 पाई कांस्टेंट है आर स्क्वायर कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ क्या बचा डीएल। छोटा छोटा लेंथ जोड़ेंगे तो कंप्लीट लेंथ हो जाएगा और वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एक बार सर्कमफ्रेंस करेंगे तो 2 पाई आर 2 पाई से 4 पाई कितना टाइम्स 2 टाइम्स एक आर से आर कैंसिल तो फॉर्मूला बन क्या गया म्यू नॉट आई बाई 2r। और देखिए म्यू नॉट आई बाई 2r अब स्मॉल आर होगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर होगा तो कैपिटल आर। ये आपके लिए कितना आसान है एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये बायोट सावर्ट का हो गया। सर अब एक्सिस पर अगर पूछते सर तब हमने कहा कि चलो एक्सिस वाला भी समझा देते हैं ध्यान से देखो। एक्सिस वाला थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसा नहीं आसान है थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। हम मान लेते हैं यहाँ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ये तुम्हारा कैपिटल आर हुआ तो यहाँ से डीएल एलिमेंट लेना है कैसा एलिमेंट लेना है डीएल और ये रहा आपका डीएल एलिमेंट। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ये आपका डीएल एलिमेंट से एंगल थीटा है। ये स्मॉल आर का वैल्यू पाइथागोरस थीटा के हेल्प से स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं और अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट ओवर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ पर डीबी लिखते हैं तो डीबी डी आर के परपेंडिकुलर होता है डीबी आर के क्या होता है परपेंडिकुलर। हमें एक्सिस के अलॉन्ग निकालना होता है किसके अलॉन्ग निकालना होता है एक्सिस। तो ध्यान से बताओ ये थीटा तो 90 माइनस थीटा एंगल कितना हो जाएगा थीटा। डीबी का इधर कॉस थीटा और डीबी का इधर क्या हो जाएगा डीबी साइन थीटा। डीबी का इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा इधर कंपोनेंट और इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो डीबी का कौन सा कंपोनेंट साइन थीटा इस एक्सिस के अलॉन्ग चला गया। तो अगर बी एक्सिस लिखना है आपको तो सिंपल याद रखना पड़ेगा बी एक्सिस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। बी एक्सिस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। पहले डी बी तो लिखें फिर तो साइन थीटा लिखेंगे सिंस। अब डी बी लिखना कितना आसान है देखिए म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 डिग्री। ये इन दोनों के बीच का 3D एंगल है 3D है थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री अपॉन 4 पाई। अब स्मॉल आर स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका रूट ओवर इधर हो जाएगा बाद में हम स्मॉल आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो बोलो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला डीवी का वैल्यू क्या बन जाएगा तो म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई वैल्यू पुट कर देते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1। क्यों 1 कर दे रहे हैं कि बाद में हमें समझ में आएगा। नाउ बी एक्सिस सिंपल वैल्यू पुट कर देना आंसर आएगा बी एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। डी का वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कैपिटल आर है और हाइपोटेनस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर को पावर 1/2 लिखने का आजादी है हमें। तो बिल्कुल जब देखेंगे म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है आई कॉन्स्टेंट है कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया। अब हमारा क्या बचा तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और डीएल का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है नहीं भाई साहब यहाँ दोनों ऐड करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 3/2 मिस्टेक पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2 1.5 एक और आधा मिलकर 1.5 हो जाता है 1.5 को लिखते हैं 3/2 वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा नेक्स्ट स्टेप में
म्यू नॉट आई कैपिटल आर इंटू टोटल डिस्टेंस जोड़ेंगे तो 2 पाई आर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करेंगे ट्वाइस, फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला बन गया, प्रूफ कर देना, हैंस कहानी खत्म। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रही बात एक और ट्रांसफॉर्मर बताना है। क्या बताना है? ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वीडियो फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन पे डालेंगे जिसमें पूरा पार्ट वन से 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे, फिर हम पार्ट 2 पर आएंगे। पहले पूरे पार्ट 1 से 15 से 20, ये नहीं कह सकते हैं 15 ही डालेंगे, हो सकता है 20 चला जाए। पूरे पार्ट 1 से 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे, फिर पार्ट 2 पर आएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आते हैं ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर बच्चा समझता है, पता नहीं सर ट्रांसफार्मर क्या दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने ग्रुप में भी सेंड किया है आपको ट्रांसफार्मर का पूरा थ्योरी व्योरी सब। चलो सबसे पहले आप लिखिएगा क्या, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट एंड वाइस वर्सा। हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट करता है, उल्टा मतलब एक हाई एक लो होगा तो उसको एक को लो और एक को हाई बना देगा, एंड वाइस वर्सा, वो उल्टा भी काम करेगा। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति या यंत्र है या ऐसी विद्युतीय युक्ति या यंत्र है जो उच्च विभव तथा निम्न धारा को निम्न विभव एवं उच्च धारा तथा इसके विपरीत भी परिवर्तित करता है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद हमें लिखना है उसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अच्छा नहीं, पहले प्रिंसिपल लिखना है। इतना डिवाइस करना क्या लिखना है, दूसरा क्या लिखना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हिंदी में बोले तो अन्योन्य प्रेरकत्व। कौन सा? अन्योन्य लिख लेना रे, अन्योन्य प्रेरकत्व देख लेना थोड़ा सा अन्योन्य का, ठीक ना। अन्योन्य प्रेरकत्व या प्रेरण, प्रेरकत्व या प्रेरण कह सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल, क्या? म्यूचुअल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे या इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, प्रिंसिपल लिख दी। इसमें कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक कोड होता है जो आयरन से बना होता है और पतले पतले आयरन के पतले पतले स्ट्रिप पे बना होता है। ऐसे इसका दो स्ट्रक्चर लिखवाया गया होगा। यहाँ पर जो क्वाइल होता है वो कॉपर क्वाइल होता है। क्या होता है? कॉपर क्वाइल। इस क्वाइल को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल, और हिंदी बोले तो प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली और इधर जो होता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। इसमें इनपुट, इसमें आउटपुट जाएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी क्वाइल। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी क्वाइल। द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी क्वाइल, द्वितीयक कुंडली। ये प्राथमिक कुंडली हो गया, ये द्वितीयक कुंडली हो गया, ये प्राइमरी क्वाइल हो गया, ये सेकेंडरी क्वाइल हो गया। इधर से इनपुट मतलब हम लोग वोल्टेज डालेंगे और इधर से क्या मिलेगा? आउटपुट। क्या मिलेगा? आउटपुट। इधर निर्गत है, इधर निवेश है, इधर निर्गत है। ये निवेश किया जाएगा और ये निर्गत मिलेगा। ठीक, ठीक है। तो मेनली 3 हिस्सा होता है, प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल और कोर। इसी की कहानी है। किसके किसकी कहानी है? प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल और कोर। तो आप कंस्ट्रक्शन लिख के लेबल डायग्राम बनाएगा, सब कुछ लिखेगा, डायग्राम बना दीजिएगा, कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। ये आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन कोर भी लिख सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्रोड है,
नर्म लोहे का क्रोड, हिंदी में बोलते हैं क्रोड और इंग्लिश में बोलते हैं कोर। तो ये सॉफ्ट आयरन कोड है, नर्म लोहे का क्रोड है। अब नर्म लोहे का क्रोड आपको लेवल्ड कर देना है इतना। अगर दो दो लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्राइमरी कॉइल में विद्युत धारा आती है, सेकेंडरी कॉइल में विद्युत धारा, सेकेंडरी कॉइल से विद्युत धारा प्राप्त किया जाता है। ये सॉफ्ट आयरन कोर या क्रोड ये मैग्नेटिक फ्लक्स को घेर के रखता है या कन्फाइंड करता है। ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं, ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन सॉरी, अगर कंस्ट्रक्शन हो गया होगा तो हम लोग आएंगे, अब किस पर आएंगे, तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम आते हैं वर्क थ्योरी पर। किस पर? थ्योरी पर। तो थ्योरी देखिए, थ्योरी, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स लिखना चाहते हैं तो एनपी लिख सकते हैं, और ये नंबर ऑफ टर्न लिखना चाहते हैं तो एनएस लिख सकते हैं। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी जो आपको लिखना है ई इंड्यूस, सिंस वी नो दैट, चूंकि ई इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लिखेंगे फॉर प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली के लिए। कौन सा कुंडली के लिए? प्राथमिक कुंडली के लिए। तो प्राथमिक कुंडली के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंपल सा भाषा में बोलो, ई इंड्यूस, तो प्राइमरी में है तो ई पी लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। सर डी फाइव बाई डी टी में प्राइमरी सेकेंडरी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जो फील्ड लाइंस प्राइमरी से होकर गुजरेगा वो सॉफ्ट आयरन के थ्रू होते हुए वो सेकेंडरी से भी वहीं गुजरेगा। तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या समान हो तो हमारा ये फ्लक्स भी क्या होता है? समान। तुमने कहा इट्स ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए सेकेंडरी कॉइल द्वितीयक कुंडली की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा फ्लक्स का वैल्यू। इसको इक्वेशन मान लेंगे 1, इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। इन दोनों का अगर रेशियो निकाले ई पी बाई ई एस, तो आप देखेंगे कि माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी बटा में माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। अगर नहीं दिख रहा होगा तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा कौन कटेगा, माइनस से माइनस। तो याद रखना ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। ये वोल्टेज हो गया। करंट के लिए भी हम आगे देखेंगे, पहले थोड़ा सा स्टेप अप, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और स्टेप डाउन को बोलते हैं अपचाई। स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो नंबर ऑफ स्टेप, वोल्टेज बढ़ाना है तो ई पी बाई ई एस। प्राइमरी कम होना चाहिए, सेकेंडरी ज्यादा, तो ऊपर कम और एज ज्यादा होगा, इसका वैल्यू 1 से क्या होगा? कम। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एन पी बाई एन एस का वैल्यू लेस देन 1 होगा। जब एन पी बाई एन एस का वैल्यू लेस देन होगा 1 तो एन पी लेस देन एन एस। दूसरे शब्दों में कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। वोल्टेज ज्यादा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा, वोल्टेज कम तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम। इसमें वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज क्या है? ज्यादा, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा। फिर अगर स्टेप डाउन के लिए करना हो, किसके लिए करना हो? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन अपचयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयी। तो ये स्टेप डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है भाई, आवाज आ रहा होगा।
अपचाई, तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए? अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो होना चाहिए, वोल्टेज कम होना चाहिए, मतलब प्राइमरी बाई सेकेंडरी का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। नो 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 नो, सेकेंडरी कम होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1। सेकेंडरी कम होना चाहिए मतलब प्राइमरी ज़्यादा, तो ग्रेटर देन 1, मतलब ईपी का वैल्यू ईएस से ज़्यादा होना चाहिए। अब तुम समझ जाओ, देयरफॉर नहीं, ई ग्रेटर देन होना चाहिए। अब बताइए, एन पी बाई एन एस का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। तो एन पी का वैल्यू एन एस से ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया तो वोल्टेज भी क्या हो गया? कम हो गया। और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। फॉर करेंट, सिंस पावर पी का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। पावर इज कांस्टेंट, पावर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है। तो पावर अगर कांस्टेंट है तो भी पी बराबर वी आई, और भी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ ई है, तो E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। या हम लोग लिख सकते हैं ईपी, यहाँ तक हो गया प्राइमरी सेकेंडरी, बस करंट के टर्म में लिख रहे हैं, ईपी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस, ये आई होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि ईपी बाई ई एस का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? आई एस बाई आई पी के बराबर। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि ईपी बाई ई एस बराबर आई एस बाई आई पी बराबर ये आपका क्या था हमारा? एन पी बाई एन एस। कहानी खत्म। अब इसमें कभी कभी पूछ देता है एनर्जी लॉस, ऊर्जा का ह्रास कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कौन कौन जगह से ऊर्जा का हानि होगा। तो एनर्जी लॉस मैं बता रहा हूँ आपको लिखना है, खुद से लिखना है। चलिए, स्क्रीनशॉट लिख चुके होंगे। चलिए, इस एनर्जी लॉस, ऊर्जा का हानि या ह्रास, एनर्जी लॉस, ऊर्जा का हानि या ह्रास। जो ऊर्जा का हानि या ह्रास होता है, एनर्जी लॉस होता है, वो कितना होता है? सिंपल तरीका से देखिएगा, सिंपल साफ शब्दों में देखिएगा एनर्जी लॉस कितना होता है। सिंपल, बहुत आसान है। पहले लॉस को बोलते हैं कॉपर लॉस। कौन सा लॉस? कॉपर लॉस। इसको कॉपर लॉस इसलिए बोलते हैं कि कॉपर में जैसे कॉपर का कुंडली होता है, कॉइल होता है, जैसे करंट जाता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जूल के नियम के अकॉर्डिंग हीट लॉस होता है I स्क्वायर आर टी। तो जो हीट लॉस है, एनर्जी लॉस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? करंट का स्क्वायर है। तो एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि ये कॉइल कॉपर का होता है इसलिए हम लोग इसको कॉपर लॉस के नाम से भी जानते हैं। कॉपर या ताम्र हानि बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कॉपर लॉस, तो आप कहिएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर, या सिंपल लिखिएगा ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज नोन एज कॉपर लॉस। आप लिखेगा कि तांबे के कुंडली में प्रतिरोध होने के कारण इससे विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उष्मा के रूप में ऊर्जा का हानि होता है। दूसरा, ईडी लॉस, भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि क्या होता है? ईडी लॉस क्या होता है कि आयरन का एक स्ट्रिप बना होता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन कोर, द ईडी करंट इंड्यूस एंड लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही लिखना है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। सॉरी, नर्म लोहे के क्रोड के सतह पर भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जो जिसमें या जो उष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है उष्मा हानि के रूप में। ये दूसरा हानि हो गया। तीसरा, फ्लक्स लीकेज। सूक्ष्म छिद्रों से कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर भी चली जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स लीकेज। क्या बोलते हैं? फ्लक्स लीकेज। ड्यू टू नहीं, फ्रॉम द वेरी स्मॉल पोर्स ऑफ कोर सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes some magnetic field lines coming out, this is known as flux leakage। और इसमें भी एनर्जी का लॉस होता है।
और चौथा आयरन लॉस, लौह हानि, इसको क्या बोलते हैं, लौह हानि, आयरन लॉस। तो सिंपल इसमें क्या लिखना है कि ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू रेगुलर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हिस्टेरेसिस। और आप लिखेगा कि चुंबकत्व नहीं, अचुंबकन, चुंबकन एवं अचुंबकन के कारण आयरन या सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं नर्म लोहे के कोर में ऊर्जा हानि होता है, जिसे हम लोग लौ हानि कहते हैं। तो ये 3 लॉन्ग अच्छे से करना है, फिर नेक्स्ट 3 लॉन्ग का वीडियो आएगा, नहीं नेक्स्ट आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, पूरे पार्ट 1 का शॉर्ट निपटाएंगे जो इंपॉर्टेंट हो। इज दैट क्लियर? चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा 12th का बैच स्टार्ट हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ अपना अपना, आपके लिए तो हम कर ही रहे हैं, बस आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। बाद बाकी यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, पड़ोसी मास्टर लोग हैं, फरसा लेके पीछे पड़े हुए लड़का काटने में, 15, 20, 25, वहाँ क्या है, उसको क्या पढ़ाने आता है, कहाँ जा रहा है, उसको पढ़ाने आता है, बहुत सारा तामझाम है। चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। हम तो ये बात लास्ट में ही कहते हैं, शुरू में नहीं कहते हैं कि बच्चा कहेगा अपना बिजनेस चला रहे हैं, है ना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। स्क्रीनशॉट लेते जाइए।